कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले हम अपने सभी विद्यार्थियों को और अपने कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर इसको हमको पढ़ना क्यों है और इसको पढ़ने की वजह क्या है, क्या ऐसा वजह है जिसकी वजह से जो है एनटीए ने इसको अपने सिलेबस में शामिल किया होगा। तो ये सभी लोग जानते हैं कि आगे नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं भी टीचिंग लाइन में अगर जाते हैं तो सबसे जो बेसिक स्किल होती है किसी के अंदर वो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उस नॉलेज को डिलीवर करने का जो है हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास जो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसी चीज़ को चेक करने के लिए जो है क्योंकि इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं नेट और जेआरएफ में। नेट क्वालिफाई करके सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करके सभी लोग जो है फेलोशिप लेके रिसर्च करते हैं। तो दोनों में जो है हमको टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा हमको पढ़ने का वजह इसको। और कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले हम लोग शुरू में जो है उसके दो चार क्वेश्चंस को देखेंगे कि यूनिट शुरू करने से पहले जो है हम लोग चीज़ों को कैसे सोच रहे हैं और इस पूरे यूनिट को ख़त्म करने के बाद उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे जो है हैंडल कर रहे हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो दिसंबर 2013 में नेट के एग्जाम में आया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। यहाँ पे 5 स्टेप दिए गए हैं। कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है, ये हम लोग अगर अपने रियल लाइफ से रिलेट करके थोड़ा सा सोचें तो बिना इस यूनिट को पढ़े हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है दे सकते हैं। तो सभी लोग जो एक बार थोड़ा सा सोचिए और इसका जो है हमको आंसर दीजिए कि कौन सा जो इसमें ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पहला जो स्टेप है उसमें है रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। दूसरा है इवेल्युएशन। तीसरा है री टीचिंग। और चौथा है फार्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सभी लोग जो है इसका आंसर अपने हिसाब से दे दें कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है आपको सही लग रहा है। ओके, कोई बताना चाहता है कौन सा हो सकता है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है या मैसेज कर सकते हैं। अगर इन सारे स्टेप को ध्यान से देखा जाए और अपने इस क्लास को ही मैं ले लूँ एग्जाम्पल, इस पूरे अपने जो टीचिंग प्रोसेस है उसको मैं अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव, कि हमको कोई चीज़ क्यों किसी से पढ़ना है या मुझे कोई चीज़ क्यों किसी को पढ़ाना है। जैसे कि इस पूरे बैच को, सफलता क्लासेस को अगर ले लिया जाए तो इस पूरे बैच को शुरू करने का मकसद हमारे पास है कि हमको जो है 90 से 100 दिनों के भीतर जो है फर्स्ट पेपर की पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, इसमें जो चौथा स्टेप है फार्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है पहली स्टेप होती है किसी भी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को शुरू करने का। इसके बाद आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने एक प्री एनालिसिस टेस्ट करके कुछ आपसे टेस्ट लिया था आप लोगों का, और इसके थ्रू मैं क्या चेक करना चाहता था कि व्हाट इज़ योर प्रायर नॉलेज अबाउट फर्स्ट पेपर, या अबाउट फर्स्ट पेपर ही बोल देते हैं, कि आपके पास इससे पहले का जो है क्या नॉलेज है फर्स्ट पेपर के लिए, या आप कितना इसको जानते हैं, या आप पिछली चीज़ों को कितना जो है इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो टेस्ट लिया था उससे हमको क्या क्या चीज़ें पता चली कि किसका जो है मैथ वीक है, किसका जो है मैथ स्ट्रांग है, किसको जो है हमारे कौन से विद्यार्थी के ऊपर कितना हमको फोकस करना है, किसके ऊपर किस एरिया में जो ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, ये सब सारी चीज़ें पता चली। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है अभी जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मेरे पास जो पीपीटी है या जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा,
ये यूनिट खत्म होने के बाद जब आपका एक और टेस्ट लूंगा तो मैं चेक करूंगा कि मैंने मेरे द्वारा बताया गया कितना चीज़ आप लोगों ने गेन कर पाया। और उस इवेल्युएशन के बाद आपको लगेगा कि सर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई दिक्कत है, तो वहाँ जो है मैं रीटीच करूँगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, बताइए सभी लोग। क्लास में जो है पार्टिसिपेट करिए। ये क्लास जो है टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है चलेगी। सारी चीज़ें इसीलिए मैं गूगल मीट से पढ़ाता हूँ कि जो भी चीज़ आपके मन में तुरंत बोलिए, और जो भी चीज़ मेरे मन में है वो मैं तुरंत बोलूँ। कोई सी बोल रहा है, कोई वन बोल रहा है। निधि बता रही है डी, और सृष्टि बता रही है वन। ओके, तो वन बता रही है निधि। निधि सृष्टि बता रही है वन। वन के हिसाब से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा कभी। ऑप्शन डी जो है वो अगर ध्यान से देखें जैसा कि मैंने बताया, उसके हिसाब से सारी चीज़ें सही हैं। बताइए रोजालिन, कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? ओके, ये जो है स्टेप हमको याद रखना है। ये स्टेप जो है कई बार हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है हम अपने प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं कि हमारे पास इस फील्ड से रिलेटेड कितना प्रायर नॉलेज, हमको कितना ज़्यादा मेहनत करना है। उसके बाद हम चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लेते हैं। उसके बाद अपने आप को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद अगर हमें किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो हम उसको जो है रीटीच या रीलर्न करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अ, इसको डील करने से पहले फर्स्ट पेपर या जो बचे हुए 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट में अगर हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड, अरे आईसीटी और हायर एजुकेशन को छोड़ दें, तो बचे हुए जो यूनिट हैं उनमें किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले हमको जो है एक चीज़ याद रखना है कि हमको हमेशा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना है, जो सबसे ज़्यादा सही हो। ऐसा कई बार होता है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, तो उस सिचुएशन में जो है सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन जो होता है तो हम लोग चूज करते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें तो आसानी से जो इसका आंसर दे सकते हैं बिना इन सारी चीज़ों को पढ़े हुए, कि व्हाट फॉर द मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। एक क्लास के अंदर जो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर के पास जो है क्या गुण होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो हमको दिख रहा है, डील विथ देम पोटेंशियली एंड परमनली। सारी चीज़ों को जो है हम लोग अच्छे से जब डील करेंगे, बहुत अच्छा निधि, तो वहाँ जो है हमारे पास हम अपने क्लास के डिसिप्लिन को जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट, आपको आपको किसी ऐसे क्लास में पढ़ाने को भेजा जा रहा है जहाँ पे कुछ बच्चों के साथ जो है विजुअली चैलेंज बच्चे भी हैं, यानी कि जो दृष्टिबाधित हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम द इन द क्लास। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, थोड़ा सा पढ़ेंगे जब आप लोग, अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो, ट्राई टू टीच एट ए पेस कॉन्वेरियंट टू। सारे क्लास को साथ लेते हुए हम लोग जितना कोशिश करेंगे कि बच्चे को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके, तो उसमें जो है हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। 2 3 क्वेश्चन और बचा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। मैंने देख लिया कि आप लोगों के पास जो है कितना नॉलेज है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टीचिंग, आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा कि उसके हिसाब से जो टीचिंग क्या होता है? व्हाट इज टीचिंग? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, बहुत अच्छा। और कोई?
ओके, बहुत अच्छा। तो अगर हम लोग मोटी मोटा ये बोल दें कि टीचिंग क्या होती है, ट्राई टू चेंज एनी वन बिहेवियर, किसी के जो है बिहेवियर को जो है पॉजिटिव या निगेटिव चेंज करने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको हम लोग टीचिंग बोल सकते हैं। जैसे कि मैं निगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जो है सारी चीज़ों को पॉजिटिव ही सिखाते हैं। कुछ जैसे निगेटिव चीज़ें भी तो टीचिंग के माध्यम से ही जा सकती हैं। तो कई सारे ऐसे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, जिनका एक लाइन का जो डिफिनीसन है कि जब हम किसी के बिहेवियर में, बिहेवियर जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का बिहेवियर होता है, बिहेवियर में जब हम लोग परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग टीचिंग बोल सकते हैं। बाकी आप लोगों ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही था। इसी तरीके से कुछ डिफिनीसन है जो है, मैं आपको कुछ डिफिनीसन यहाँ पे दो तीन डिफिनीसन मैं आपको बता दूंगा, और कुछ जो है हमको 13-14 डिफिनीसन जो है अलग अलग स्कॉलर्स के हमको याद रखना होगा। जैसे कि ये मॉरिसन साहब जो हैं, ये बोलते हैं कि टीचिंग इज ए इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मेच्योर पर्सनालिटी, वन विच इज डिजाइन टू फर्दर इन एजुकेशन ऑफ टू ऑफ द लेटर। जैसा कि सृष्टि ने बताया कि डिजाइन किया जाता है एक पूरे अच्छे मैनर में। तो मॉरिसन जो बोलते हैं कि टीचिंग में क्या होता है कि एक जो है अधिक मेच्योर पर्सनालिटी होता है जिसके पास जो है अधिक नॉलेज होता है, और एक जो लेस मेच्योर पर्सनालिटी होता है जिसके पास थोड़ा सा कम नॉलेज होता है। और इस पूरे प्रोसेस को एक ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाता है जो हमारे बाद की शिक्षा को बढ़ाने में थोड़ा सा हमारी मदद कर सके। ये एच सी मॉरिसन का डिफिनीसन है। इसी तरीके से क्लार्क साहब हैं, क्लार्क जो बोलते हैं कि टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टूडेंट बिहेवियर। जैसा कि हमने बताया, ये क्लार्क का मानना है कि टीचिंग और टीचिंग जो एक्टिविटी है वो इसलिए डिजाइन किया जाता है और इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि हम अपने बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन चाहते हैं। ये क्लार्क की डिफिनीशन है। इसी तरीके से हम आपको जो है एक पीडीएफ शेयर करेंगे जिसमें 14-15 डिफिनीशन लगभग लिखे हुए हैं अलग अलग स्कॉलर्स के, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर डिफिनीशन ऑफ टीचिंग इज दैट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। अब मैं आपको ये बोलूं कि अगर हम लोग टीचिंग को जो है ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोलें तो क्या ऐसा सही होगा कि टीचिंग जो एक तरीके का कम्युनिकेशन ही होता है, एक तरीके का संवाद होता है, डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। तो दो लोगों के बीच में जो है ये बात जो है आपको कम्युनिकेशन में भी देखने को मिलेगी, यहाँ टीचिंग में भी देखने को मिलेगी कि व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीचिंग या कम्युनिकेशन। अगर मैं बोलूँ कि कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आप लोगों के हिसाब से क्या क्या कंपोनेंट जो है बेसिक हो सकते हैं जिनके बिना वो शुरू हो ही नहीं सकता है, उसको हम लोग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। सभी लोग बताइए, जो आपके मन में आ रहा है वो बोलिए, मैं बताऊंगा क्या बेसिक है या क्या इसमें जो है वो है। जैसा कि मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, मैं कम्युनिकेशन बता देता हूं कि एक सबसे पहले सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को क्रिएट करता है, एक जो होता है रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। अब एक इन दोनों के बीच में जो है एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, जो है इन दोनों के बीच में कुछ शेयरिंग कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जिसके ऊपर जो है दोनों बात कर सकते हैं। उसी तरीके से टीचिंग की बात करें तो क्या क्या जो है बेसिक कंपोनेंट है, बताइए। सृष्टि, निधि, गार्गी, उमाशंकर, रस्वनी,
रोजालिन, कोई बताइए जो आपके मन में। टीचर, बहुत अच्छा। टीचर और स्टूडेंट। अब पीपीटी। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सोर्सेस। टूल्स, टूल्स बहुत अच्छा। अब हमको थोड़ा सा सोचना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो न मिले हमको तो भी हम टीचिंग कर सकते हैं, या सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है। जैसे कि टीचर जो है सबसे बेसिक है, अगर टीचर नहीं है तो टीचिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। स्टूडेंट जो है वो सबसे बेसिक है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। बिना पीपीटी के लोग नहीं पढ़ते हैं, बिना सोर्स के हमें नॉलेज नहीं मिलता है। या जो लैंग्वेज बैरियर जिनके बीच में, जैसे कि अगर हम किसी विजुअली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के बिना पे भी टीचिंग हो सकती है, टूल्स के बिना पे भी टीचिंग हो सकती है। अब सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या होता है टीचिंग का, कि एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, और एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का मतलब है कि दोनों के बीच में जो है कुछ ऐसे शेयरिंग कॉमन कॉमन पॉइंट होने चाहिए जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। या आपको जो है उस मुद्दे पे आपको थोड़ी सी कम नॉलेज है और उसी सिलेबस पे जो है मुझे अच्छे से नॉलेज है, तो ये तीन चीज़ें जो है, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये सबसे बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी टीचिंग के। क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? वो वो जो है वो ज़रूरी है, नेसेसरी टूल्स और जो भी आप चीज़ें बोल रही हैं वो ज़रूरी है, लेकिन बेसिक का मतलब होता है कि जिसके बिना हम चीज़ों को शुरू ही नहीं कर। अब टूल्स जिसके पास नहीं है, क्या आप कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बिना टूल्स के या बिना किसी सपोर्ट के सीख सकती हैं। मैं बेसिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इसके बिना जो है ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। जैसे सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मोटी मोटा यहाँ पे सिलेबस बस इसलिए लिखा गया है क्योंकि दो लोगों के बीच में कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, कि हमको जो है, हाँ भाई हमको इस पे नॉलेज चाहिए, आपके पास इस पॉइंट पे नॉलेज है, तो आइए हम लोग आपस में शेयर करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर देते हैं। अब ये प्रोसेस शुरू होने के बाद जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, टूल्स वगैरह या लैंग्वेज बैरियर या पीपीटी, जो भी चीज़ें आप लोगों ने बताई है, वो सब एक्स्ट्रा कंपोनेंट हैं, वो बेसिक नहीं है। अब समझ में आया सृष्टि? अब हम लोग बात करते हैं कि थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन या टीचिंग या लर्निंग, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, एजुकेशन ही हम लोग बोलते हैं। ये तीन चीज़ों को तय करने का बेसिस ये होता है कि वाई, हाउ एंड व्हाट। अगर ध्यान से पूछा जाए कि वाई, हम लोग फर्स्ट पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए। वाई, फर्स्ट पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जो है इसकी ज़रूरत है, हमको एग्ज़ाम देना है, वो हमारे एक तरीके की माइंड सेट में बैठा है कि हमको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। हाउ, कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों का जो लेवल ऑफ नॉलेज है उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वाट, क्या पढ़ रहे हैं, सोशल नीड, सोशल नीड या पेपर नीड जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमें पढ़ना है, जो हमारे पेपर में आ जाए, उस चीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करने वाले तीन फैक्टर जो हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट,
इसको डिसाइड करने वाले 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके बिना पे जो है हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो वाई है, उसका जो आंसर हमको मिलता है वो हमारी फिलॉसफी से मिलता है। फिलॉसफी का मतलब ही वाई होता है। क्यों? कोई भी चीज़ इनिशिएट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्यों। मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये सिलेबस में है। हाउ, साइकोलॉजी। अब आपकी मनोवैज्ञानिक दशा जैसी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसी है, हमारी टीचिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसी है वो। अब वाट का जो है वो सोशल नीड को हम लोग यहाँ पे पेपर नीड भी बोल सकते हैं, कि क्या पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आने लायक होगा। ये तीनों चीज़ें समझ में आए कि थ्री बेसिक आप एजुकेशन क्या होता है। इसको हम लोग किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट में वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपने किसी को एजुकेशन क्यों ही दिया जाता है और किस टाइप का एजुकेशन दिया जाएगा, ये तय करेगा उसकी फिलॉसफी, उसके घर वालों या उसका माइंड सेट कैसा है। हाउ कैसे दिया जाएगा, अगर एक छोटे से बच्चे को हम लोग कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसके साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जो उसकी मनोवैज्ञानिक दशा है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। वाट क्या पढ़ाएंगे, सोशल नीड जो होगा, जो हमारी समाज की ज़रूरत होगी वो पढ़ाएंगे, या पेपर नीड, जो उसके पेपर की ज़रूरत होगी वो पढ़ा सकते हैं। समझ में आया इसमें? ओके, किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत, या कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा है, बता सकते हैं। ओके, तो क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हम लोगों ने बात किया था थोड़ी देर पहले, बिहेवियर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। बिहेवियर कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि बिहेवियर को हम लोग स्टोर्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। हमारे पास जो भी बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नॉलेज के फॉर्म में स्टोर है। बताइए, सब बोला जा सकता है। हमारे पास जो भी बिहेवियर है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना या चलना फिरना कूदना, जो भी बिहेवियर हमारे अंदर है वो किसी न किसी टाइप का नॉलेज है, जो हमारे अंदर कभी ना कभी समय किसी न किसी समय डाला गया होगा। बताइए। ओके, अब इसी चीज को हमको देखना है कि जो बिहेवियर हमारा स्टोर होता है वो कितने जगह पे स्टोर हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में स्टोर होती है, जैसे कि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, या जो भी चीज हम लोग अ, सीखते हैं, वो क्या होता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम लोग मोटी मोटा दिमाग बोल सकते हैं। जो भी ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में इकट्ठा होती हैं वो होता है कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा जो होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब है जो चीज़ें हमारे दिल में इकट्ठा होती हैं, जैसे कि जो भावात्मक चीज़ें होती हैं, अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि सारो, लव, केयरिंग, ये सब जो चीज़ें हैं जो हमारे दिल से कंट्रोल होती हैं, उसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती हैं, जो हमारे हाथ पैर होते हैं। हाथ पैर का मतलब है कि जो हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं, या प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं, उसको हम लोग साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन जो है, 3 तरीके का डोमेन होता है। इन्हीं तीनों जगह पे जितनी भी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, इन्हीं तीनों जगह पे जो है स्टोरेज होता है। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है स्टोर होती हैं। तो ये क्या सबको क्लियर हुआ, ये तीनों डोमेन जो है हमारे। ओके, हिस्ट्री आपको। बहुत अच्छा।
हाथ पैर जो है, यहाँ पे आपको बस याद करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब बस ये हम लोग को जानना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली फिजिकली करके सीखते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, चलना, चाकू से जो है सब्जी काटना, या कलम के साथ जो है लिखना, जिस पे हमारे हाथ और पैर दोनों इन्वॉल्व हों, या प्रैक्टिकली या फिजिकली करके जो हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, वो हमारे साइकोमोटर डोमेन में आता है। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है? जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं बस दिमाग का यूज करते हैं। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है? जहाँ पे हम लोग दिल का यूज करते हैं, जैसे कि रोना, गाना, प्यार, मोहब्बत, ये सब जो है हमारे अफेक्टिव डोमेन की चीज़ें। अभी क्लियर हुआ रोजा? नहीं? ओके, बहुत अच्छा है। अब द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर टीचिंग लोग देख लेते हैं कि ये जो तीन चार चीज़ें जो लिखी गई हैं, वो हमारे टीचिंग का जो है सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पहला जो है कि टू क्रिटिकल डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा इसके थ्रू आप इस चैप्टर या आप इस सब्जेक्ट में क्रिटिकली या लॉजिकल थिंकिंग जो है कर सकते हैं। दूसरा है कि क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टडी। वैसे आप लोग अगर फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहें तो अपने मन से अगर उठाते हैं फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए, तो आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं जब टीच करूँगा, चीज़ों को इंटरेस्ट बनाऊँगा, अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊँगा कि इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करने का मकसद भी होता है। तीसरा जो है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। सारी चीज़ों को कैसे सीखना है, कैसे समझना है, ये भी हम लोग टीचिंग के माध्यम से सीखते हैं। और सबसे लास्ट जो बेसिक इनिशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि टू डेवलप ऑफ नॉलेज। किसी भी क्षेत्र में जो है आपको ज्ञान उपलब्ध कराना या आपके अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश जलाना, ये टीचिंग का जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव सकता है। इसके बाद कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव हैं। स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अंतर हम लोग को देखना है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा स्पेसिफिक है, और जो जनरल है, जैसे कि टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर थ्रू द करिकुलम। अब एक चीज़ जो मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि अभी हम लोगों ने एक देखा सिलेबस, और एक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं करिकुलम। दोनों के अंदर जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है? या दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग बस नाम है? क्या आपको क्या लगता है कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस हो सकता है? बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। बहुत अच्छा, यही एकदम डिफरेंस होता है। सिलेबस जो होता है वो हमें बस क्या पढ़ना है का एक डिजाइन फॉर्मेट होता है, लेकिन करिकुलम, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन करिकुलम के अंदर जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जिसको बोला जाता है। हमें गाना भी सिखाएगा, डांस करना भी सिखाएगा, हमें एनसीसी भी कराएगा, एनएसएस का भी जानकारी देगा, और समय समय पे जो है कई सारे डिबेट और कई सारे सेमिनार वगैरह भी अटेंड कराएगा हमारा करिकुलम। लेकिन सिलेबस जो होता है वो बस हमें हमारे किताबी नॉलेज, हमें उस एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो है क्या चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में हमको जानकारी उपलब्ध कराएगा। बहुत अच्छा। तो ये हम समझ सकते हैं कि टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ ए लर्नर थ्रू द करिकुलम। दूसरा है कि टू सेव द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। ये जो यहाँ पे लिखा है कि डिजायर्ड डायरेक्शन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टीचिंग जो है,
अगर डिजायर डायरेक्शन में नहीं हो रही है तो उसको हम लोग इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं बोलेंगे। जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ के बनना चाहता है इंजीनियर और क्रैक करना चाहता है जेई, अब हम क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती उसको जो है नीट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उसको बना रहे हैं डॉक्टर। तो या तो उस बच्चे का जो है उसके डिजायर डायरेक्शन में विकास नहीं हो पाएगा, या जो है इस पूरे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का जो आउटकम मिलेगा वो हमें हमारे डिजायर डायरेक्शन में नहीं मिल पाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि टू सेव द बिहेवियर ऑफ ए लर्नर इन ए डिजायर डायरेक्शन, और इसको हेल्प करते हैं सिलेबस और करिकुलम या जो भी स्ट्रीम वगैरह जो डिवाइड होते हैं, ये सब डिजायर डायरेक्शन में आउटकम पाने के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा है कि टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट एंड लिव हार्मोनली इन ए न्यू सिचुएशन इन्वायरमेंट। ये भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब छोटे बच्चे होते हैं, पीजी में जब होते हैं, प्ले ग्रुप या किंडरगार्टन जो भी होता है, उसमें हम देखें कि बच्चों को जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता है, 1 घंटे 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे तक ही रखा जाता है। इसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, थोड़ा सा जब बड़े होते हैं यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 8वीं तक जब बच्चे होते हैं, तब उनको जो है स्कूल में 5 से 6 घंटे तक रखा रखा जाता है। और 11th 12th या 10th 9th, ये जब टाइम पीरियड होता है तो हम लोग देखते हैं कि मोस्टली बच्चे जो है हमारे घर से बाहर चले जाते हैं कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, या जो 11th 12th तक नहीं जाता उसको जो है हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय देख सकते हैं कि वो घर से बाहर जो है वो चले जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ों को कैसे इंक्रीज किया जा रहा है। सबसे पहले 1 घंटे 2 घंटे, फिर 4 घंटे 5 घंटे, फिर 6 घंटे 7 घंटे घर से दूर रखा जाता है, और सबसे लास्ट में जो है उनको कई कई दिन या कई कई महीने कई कई साल के लिए घर से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं हो पाता है। तो ये जो है तीसरा जो इसमें ऑब्जेक्टिव है कि टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट एंड लिव इन द न्यू सिचुएशन इन्वायरमेंट। अगर हमको कहीं इन्वायरमेंट में चेंज करके रहना पड़ा तो हम आसानी से रह सकते हैं। टू इनकरेज द स्टूडेंट टू लर्न एंड थिंक फॉर देमसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला ही पोर्शन है। पांचवा है कि टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद द कंटेंट एंड सब्जेक्ट स्टार्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाना उसके कंटेंट से आपको रूबरू कराना भी हमारे टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव थे। इसमें किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत, इन दोनों पॉइंट में आप बता सकते हैं कि कोई दिक्कत है आपको? ओके, अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर डिटरमाइन एजुकेशनल एम्स। आपको क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बेसिस हम लोगों ने देख लिया कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशल नीड, ये तीन जो है बेसिक है हमारे, जो डिटरमाइन करते हैं एजुकेशनल एम को। लेकिन कुछ और फैक्टर हैं जो हमारे एजुकेशनल एम को जो है वो प्रभावित करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट अफेक्ट आवर एजुकेशनल एम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी कैसे डिटरमाइन करती है, दर्शन। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा कि इस यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी जो है, जेएनयू की फिलॉसफी अगर बात की जाए तो खास करके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है। बीएचयू की फिलॉसफी अगर बोली जाए थोड़ी सी, तो वो राइट विंग की चीज़ों को सोचते हैं। इसी तरीके से एएमयू की देखी जाए तो वो थोड़ी सी इस्लाम सेंट्रिक होंगी। इसी तरीके से हमारी फिलॉसफी, हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारे समाज की फिलॉसफी, हमारे समाज की सोचने समझने की तरीका जो होता है हमारे एजुकेशनल एम को जो है वो डिसाइड करता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि जो रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी फिलॉसफी कुछ और होती है, उनका मतलब पढ़ाई का मतलब होता है कि पढ़ के बस जो है नौकरी पा जाना। लेकिन जो हमारे इलिट क्लास के लोग हैं उनके पढ़ाई का मतलब कुछ और होता है, उनको जो है नॉलेज गेन करना होता है या कुछ और होता है। तो अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग हमारे एज लेवल या अलग अलग क्लास पे जो है हमारी फिलॉसफी जो है वो चेंज होती है। अब ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव,
अब इस चीज़ को कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का नेचर होता है कि वो साइंस में तेज होते हैं, या कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जिनका दिलचस्पी आर्ट में है, कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज को पढ़ते हैं। तो उनका स्वभाव जो है उनके एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करता है। अब तीसरा जो है सोशियो कल्चरल फैक्टर, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसको अगर हम लोग देखें तो ये कैसे हमारे टीचिंग और लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है। अभी मैंने बताया कि हम अगर रूरल क्लास या ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो वहाँ जो है हमारे एजुकेशनल एम कुछ और होते हैं। अगर हम लोग अर्बन क्षेत्र में देखें तो वहाँ जो है हमारे एजुकेशनल एम कुछ और होते हैं। इलीट क्लास का एम देखें तो कुछ और होता है, लोअर क्लास का एम देखें तो कुछ और होता है। तो अलग अलग जो है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हमारे एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चौथा है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर, ये इसका एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ गुरुकुल और मदरसा से। गुरुकुल और मदरसा, या कोई भी ऐसा क्रिश्चियन कॉलेज ले सकते हैं, कोई गुरुद्वारा ले सकते हैं। तो ये सब जो है रिलीजियस फैक्टर है। आप किसी ऐसे अच्छे खासे हिंदू को अगर बोलेंगे कि चलो तुमको मदरसा में कुरान पढ़ाता हूँ, तो उसका जो है वो एजुकेशनल एम सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वहीं हम किसी इस्लाम वाले व्यक्ति को बोलें कि चलो तुमको हम कुरान पढ़ाते हैं, तो वो जो है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कारण भी हमारे एजुकेशनल एम को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जेएनयू लेफ्टिस्ट है, बीएचयू राइटिस्ट है, एएमयू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो इस्लाम सेंट्रिक है। तो हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो हमारे एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छठवां है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, कि हम किस क्षेत्र में जो है अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि ये और ह्यूमन नेचर आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, बहुत सारे आर्ट्स में चले जाते हैं, बहुत सारे जो है ह्यूमनिटीज़ में चले जाते हैं। अब ये साइंस वाले आगे चल के या तो नीट में चले जाते हैं, या जेई में चले जाते हैं, या बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के काम जो है करने लगते हैं। तो हमको जिस क्षेत्र में जो है अपने ज्ञान को बढ़ाना है, वो जो है हमारे एजुकेशनल एम को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मोरल एंड कैरेक्टर, हमारा नैतिक और चरित्र कैसा है, ये भी हमको जो हमारे एजुकेशनल एम को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत या नहीं समझ में आया हो तो पूछ। रिलीजियस फैक्टर, कि हमारे एजुकेशनल एम को जो है रिलीजियस फैक्टर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि मदरसा और गुरुकुल, एक क्वेश्चन ये है कि मदरसा में मैक्सिमम, जो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 1-2% की बात छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसा हो जो मदरसा में पढ़ता हो और हिंदू हो, या तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो हमारे भारत में जितने भी मदरसे हैं और जो गुरुकुल वगैरह हैं, या जो पीठ हैं, पीठ का मतलब है कि जो अलग अलग मंदिर के जो पीठ होते हैं, इनको क्रिएट करने के पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा? क्या वो रिलीजियस फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होंगे? बताइए उमा शंकर। मदरसे को इसलिए बनाया गया होगा, जब भी बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस्लाम सेंट्रिक या इस्लाम लैंग्वेज सेंट्रिक बातों को यहाँ पे किया जाता होगा। तो रिलीजियस फैक्टर का डिसाइड करने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा धर्म क्या है, वो डिसाइड करता है कि हम क्या चीज़ जो है पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अगर अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले शायद आपने सुना उमा शंकर, तो
बीएचयू में किसी मुस्लिम प्रोफेसर का जो है धर्म संकाय में नियुक्ति हो, तो वहाँ जो है कितना ज़्यादा भयंकर जो है वो बवाल हुआ था उसके नियुक्ति को लेके। तो सोसाइटी जो आप बोल रहे हैं कि हमारे सोशल फैक्टर हमारे एजुकेशन को डिटरमाइन करते हैं, तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये डायरेक्टली हमारे एजुकेशन को अफेक्ट नहीं करती हैं। ये पहले हमारे अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को। सोसाइटी जो है क्रिएट करता है एजुकेशनल एम। ये एक चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो फिलॉसफी पहले की जो रही होगी वो रही होगी हमारे सोसाइटी की। वो किसी ने ये सोच के फिलॉसफी अपनी सोची होगी कि हमको जो है इस एजुकेशन के फील्ड में जो है जाना है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है ये हमारे सोशल वैल्यू में चला आता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी का एक पार्ट हूँ तो मुझे जो है इस टाइप की एजुकेशनल एम को जो है वो रखना है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि आपके घर में 5 लोग डॉक्टर हैं या 5 लोग एलएलबी करके वकील बने हैं, तो वहाँ जो छठवां बच्चा अगर पढ़ना शुरू करेगा तो उसके उसके एजुकेशनल एम को इफेक्ट करने वाली सारी चीज़ें ये नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें जो पहले जो मैं 7 पॉइंट बताया हूँ ये इनके एजुकेशनल एम को इफेक्ट कर चुकी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इसके बाद जो नए बच्चे का एजुकेशनल एम जब डिसाइड होगा तो ये बस इस बात से डिसाइड हो सकता है कि हमारे घर में जो सोशल इन्वायरमेंट है वो एलएलबी या डॉक्टर वाला है के लोड में जो है उस बच्चे को भी डॉक्टर और एलएलबी बनना पड़ सकता है। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या सृष्टि? मैं बता रहा हूँ कि सोशल फैक्टर जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये सब जो बाकी 7 7 पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखें आप तो ये हमारे सोशल फैक्टर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जो है हम लोग हिस्ट्री में एक दर्शन है जिसको हम लोग उपयोगितावाद बोलते हैं। उपयोगितावाद या इंग्लिश में इसको ट्यूटोरियलिज्म बोलते हैं ऐसा कुछ। तो इसमें जेम्स मिल का एक ये फिलॉसफी है कि हमेशा जो है जो पॉलिसी मेकर होते हैं या जो पॉलिसी क्रिएट करने वाले जो भी रूलर वगैरह होते हैं वो एक चीज़ देखते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमम, कि अधिकतम लोग क्या कर रहे हैं ये चीज़ को देखा जाता है। अब हो सकता है कि 90% लोग जो है इस चीज़ को फॉलो करें और 10% लोग जो है सोसाइटी से लड़ के जो है सोसाइटी के विरुद्ध जो है अपना एजुकेशनल एम डिसाइड कर लें। यही चेंज होता है हमारा क्लास और सोसाइटी। तो हम लोग यहाँ पे 90% की बात कर रहे हैं कि 90% लोगों का जो है एजुकेशनल एम किस तरीके से डिसाइड होता है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं फॉलो करें, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्शन में हमको रख के चलना होगा। अभी समझ में आया? ओके। अब
जो हम लोगों ने आइडियोलॉजी पढ़ी थी, फिलॉसफी जो पढ़ी थी, उसमें कुछ फिलॉसफीज हम लोगों को पढ़ना है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, योग और रचना, मानवतावाद। अब इस समय का अगर एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो ये इन सब सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का है, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रेगेंटिज्म, एग्जिस्टलिज्म, योगा और कंस्ट्रक्टिज्म, ये सब आपको करंट सिनेरियो में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अभी के जो सिनेरियो हैं, जो भी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, उसको क्रिएट करने के पीछे जो है इन सब आइडियोलॉजी की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प है वो रही है। ठीक है, तो इन सात ये जो 7 आइडियोलॉजी हम लोग को पढ़नी है, ये मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा। एक बार जो है इसको पढ़िएगा, उसके बाद जो है कल की क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है।